आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बम्बई जा रहा हूँ। मैं भी बम्बई जा रहा हूँ। तेरे लिए हम है जरूरी, हमारे लिए। ना 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 ना, ये क्या करने लगे हो? दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब हम रैंडमली अपनी टीवी ऑन करके टीवी के किसी चैनल पर आती हुई फिल्म को लगाकर छोड़ देते हैं और अपना कोई और काम करने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन ये फिल्म बैकग्राउंड में टीवी पर चल रही होती है। लेकिन कई बार टीवी पर आने वाली इन रैंडम सी फिल्मों में कोई ना कोई सीन या कोई ना कोई डायलॉग ऐसा आता है कि हम अपना जरूरी काम छोड़कर ये फिल्म देखने में लग जाते हैं और मात्र एक सीन की वजह से हम कहीं ना कहीं इन फिल्मों को यूट्यूब पर पूरा देख डालते हैं। मैंने भी एक ऐसी ही आधी अधूरी फिल्म देखी थी जब मैं रेलवे स्टेशन अपने भाई को लेने के लिए गया था, लेकिन ट्रेन लगभग 1 घंटे लेट हो चुकी थी और मैं रेलवे स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान पर चाय पीने लगा था। उस चाय वाले ने अपनी दुकान में एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखी हुई थी जिस पर फिल्म आ रही थी बॉम्बे 405 मील। और फिल्म का ये सीन था जब विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली और कलकत्ता बॉर्डर से दूर एक बस स्टॉप पर छोड़ दिया जाता है, जिस बस स्टॉप से बॉम्बे की दूरी होती है 405 मील और यहीं से फिल्म का टाइटल आता है बॉम्बे 405 मील। और इसके आगे वाले सीन में जब शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना एक चलती हुई मालगाड़ी के ऊपर होते हैं और वहां पर विनोद खन्ना नीचे पानी लेने के लिए उतरते हैं, उस समय मुझे फिल्म का पर्टिकुलर ये सीन बहुत ज्यादा पसंद आया था और ये वही सीन है जो आजकल इंस्टाग्राम पर भी काफी वायरल है। लेकिन उस समय तो मैं चाय की दुकान पर ये फिल्म पूरी नहीं देख पाया था और मैंने आगे चलकर इसको यूट्यूब पर देखा था। और वाकई में साल 1980 में आई फिल्म बॉम्बे 405 मील की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू होती है, जहां फिल्म में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और हेरा फेरी ऐसी कई चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जहां एक तरफ हैंडसम और स्मार्ट दिखने वाले विनोद खन्ना थे तो दूसरी तरफ दमदार डायलॉग बोलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा थे। और पूरी फिल्म में हमें जो एनर्जी देखने के लिए मिलती है वो कमाल की थी और 1980 के हिसाब से ये फिल्म भी काफी अच्छी रही थी। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चल पाई थी और आज ये फिल्म बॉलीवुड की कुछ मनहूस फिल्मों में गिनी जाती है। उस समय कैसे इस फिल्म की वजह से 3 लोगों की जान चली गई थी और कैसे उस समय फिल्म बॉम्बे 405 मील को आधे से ज्यादा विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के डुप्लीकेट के साथ में शूट किया गया था। आखिर क्यों फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने आगे चलकर अपने आप को गोली मार ली थी? फिल्म से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2 मई 1980 को और इसमें हमें नजर आए थे विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्राण, इफ्तिकार, अमजद खान, हेलेन और देवेन वर्मा। फिल्म की बेसिक कहानी और इसका स्क्रीन प्ले तैयार किया था के नारायण ने और इसको प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ब्रिज सदाना ने, जिन्होंने 60s, 70s और 80s में कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया है और कई बेहतरीन फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है। उनके द्वारा डायरेक्ट की गई कुछ यादगार फिल्मों में उस्तादों के उस्ताद, 2 भाई, नाइट इन लंदन, विक्टोरिया नंबर 203, चोरी मेरा काम, एक से बढ़कर एक, मगरूर, प्रोफेसर प्यारेलाल और ऊंचे लोग जैसी कई फिल्में शामिल हैं। जिनमें से उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 को तो बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में गिना जाता है। ब्रिज सदाना 90s के जाने माने एक्टर कमल सदाना के पिता हैं और इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था कल्याण जी और आनंद जी ने, जिन्होंने लगभग ब्रिज सदाना है कि हर फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज किया है। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में टोटल 5 गाने रखे गए थे, लेकिन उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाया था और आज शायद ही फिल्म का कोई भी गाना आपको याद हो। ये गाने थे दे 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 जरा, कसम ना लो कोई हमसे, हो गए हम आपके, क्या करूं और ये क्या करने लगे हो। गानों में आवाजें थीं किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी और हेमलता की। गानों के लिरिक्स लिखे थे इंडीवर ने, लेकिन फिल्म का कोई भी गाना उस समय लोगों के बीच में कुछ खास पॉपुलर हो ही नहीं पाया था और शायद उस समय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के न चलने का भी एक बड़ा रीजन यही रहा था, क्योंकि उस समय फिल्म के प्रमोशन के लिए गाने बहुत इंपॉर्टेंट होते थे और फिल्म आने के पहले अगर फिल्मों के गाने लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाते थे तो उस समय फिल्म के चलने के चांस भी उतने ज्यादा हो जाते थे। लेकिन अफसोस कि उस समय बॉम्बे 405 मील का कोई भी गाना लोगों के बीच में उतना पॉपुलर हो ही नहीं पाया था। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 1.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। और ये इस साल आई एक एवरेज फिल्म रही थी और बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 19वें नंबर पर रही थी।
वैसे 1980 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थी कुर्बानी, आशा, राम बलराम, दोस्ताना और शान। फिल्म बॉम्बे 405 मील को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। ब्रिज सदाना की अधिकांश फिल्मों की अगर हम एक बेसिक स्टोरी लाइन उठाकर देखेंगे तो उनकी ज्यादातर फिल्मों की कहानियों में हमें कुछ चोर देखने के लिए मिलते हैं, एक छपा हुआ खजाना देखने के लिए मिलता है और क्लाइमैक्स में ये चोर उस खजाने को ढूंढते हुए नजर आते हैं। तो कुछ ऐसी ही एक बेसिक कहानी हमें बॉम्बे 405 मील में भी देखने के लिए मिलती है, जहां पर दो चोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई छुपा हुआ खजाना नहीं होता है, लेकिन एक बच्ची होती है जिसके पास में करोड़ों का राज होता है। वैसे अगर आप गौर करेंगे तो ब्रिज सदाना इसके पहले भी कुछ इसी थीम पर विक्टोरिया नंबर 203 और चोरी मेरा काम जैसी फिल्में ऑलरेडी बना भी चुके थे। यहाँ तक कि साल 1976 में आई ब्रिज सदाना की फिल्म एक से बढ़कर एक में भी हमें कुछ ऐसे ही दो चोरों की कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसमें हमें अशोक कुमार, राजकुमार और नवीन निश्चल जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और उस समय बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी और अपनी इसी फिल्म के बाद में ब्रिज सदाना ने अगली फिल्म 1976 में ही बॉम्बे 405 मील के नाम से अनाउंस कर दी थी। लेकिन उस समय फिल्म के स्टार कास्ट बिल्कुल ही अलग होने वाली थी, जहां सबसे पहले इसमें विनोद खन्ना वाले रोल में शशि कपूर को और शत्रुघ्न सिन्हा वाले रोल में नवीन निश्चल को साइन किया गया था। एक्चुअली उस समय शशि कपूर तो एक बड़े एक्टर थे ही, लेकिन उस समय नवीन निश्चल की भी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी चली थी और उनकी गिनती भी अच्छे एक्टर्स में होने लगी थी। और नवीन निश्चल को ब्रिज सदाना अपनी पिछली फिल्म एक से बढ़कर एक में भी साइन कर चुके थे, इसी वजह से उन्होंने नवीन निश्चल को इस फिल्म के लिए भी साइन किया। और इस फिल्म को उस समय ब्रिज सदाना प्रोड्यूस भी करने वाले थे, लेकिन बजट इशू के चलते उस समय ये फिल्म नहीं बन पाई और थोड़ी डिले हो गई। और इस बीच ब्रिज सदाना ने सेंचुरी फिल्म्स के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर फिल्म मगरूर को डायरेक्ट किया, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का काम उन्हें काफी पसंद आया और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी फिल्म बॉम्बे 405 मील के लिए साइन कर लिया। और शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा उन्होंने दूसरे एक्टर के तौर पर विनोद खन्ना को अप्रोच किया, जो इसके पहले अमिताभ बच्चन के साथ में दो चोरों पर आधारित कुछ ऐसी ही फिल्म हेरा फेरी में नजर आ चुके थे। हालांकि उस समय ब्रिज सदाना को फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने यह सलाह दी थी कि अपनी फिल्म में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा इन दोनों को साइन ना करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में थोड़ी ईगो प्रॉब्लम चलती है और ये इन दोनों की पिछली फिल्म में भी नजर आया है। एक्चुअली विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा इसके पहले साल 1971 में गुलजार की फिल्म मेरे अपने में एक साथ काम कर चुके थे और इसके बाद साल 1972 में आई फिल्म दो यार में भी ये दोनों हमें एक साथ नजर आए थे। और इन्हीं दोनों फिल्मों के सेट पर इन दोनों के साथ में काफी करीब से काम करने वाले लोगों ने इन दोनों के बीच में इस ईगो की प्रॉब्लम को देखा भी था, जहां आमने सामने तो ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर कोई ना कोई बात को लेकर टेंशन बनी ही रहती थी, जहां हमेशा इन दोनों के बीच में अपने अपने रोल को लेकर ये होड़ बनी रहती थी कि उसका फिल्म में दूसरे से ज्यादा बड़ा रोल हो। और आगे चलकर इस बात का जिक्र विनोद खन्ना ने भी अपने एक इंटरव्यू में किया था, जहां विनोद खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में गुलजार की फिल्म मेरे अपने में काम करने का एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा कि वैसे तो इन दोनों की आमने सामने कभी कोई बहस नहीं हुई और ना ही कोई लड़ाई हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि फिल्म के सेट पर इन दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर टेंशन बनी ही रहती थी। खैर उस समय ब्रिज सदाना ने इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए इन दोनों को अपनी फिल्म बॉम्बे 405 मील के लिए साइन कर लिया। वैसे आपको बता दें तो पहले फिल्म का नाम बॉम्बे 405 मील नहीं बल्कि तड़ी पार रखा जाने वाला था, लेकिन उस समय ब्रिज सदाना को लगा कि उनकी पिछली बड़ी हिट फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में उन्होंने 203 नंबर को शामिल किया था और शायद इसी टाइटल की वजह से ये फिल्म हिट हुई है। इस वजह से उन्होंने इसका टाइटल भी तड़ी पार से बदलकर बॉम्बे 405 मील रख दिया था, क्योंकि इस बार भी ब्रिज सदाना को ये लग रहा था कि अपनी फिल्म के टाइटल में अगर वो नंबर को शामिल करेंगे तो हो सकता है कि उनकी ये फिल्म भी बड़ी हिट हो जाए। लेकिन अफसोस कि उस समय ऐसा नहीं हो पाया। भारी भरकम बजट में बनी फिल्म बॉम्बे 405 मील उस समय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। एक्चुअली उस समय पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रिज सदाना अक्सर विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में तनातनी देखते ही रहे, जहां इसकी शूटिंग के दौरान अब इन दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई और फिल्म में अपने अपने रोल को लेकर भी ये काफी इंटरफेयर करने लगे। और इसी के चलते उस समय ब्रिज सदाना काफी दबाव में थे और ब्रिज सदाना से इन दोनों का ये कहना था कि किसी का भी रोल कम नहीं होना चाहिए। जहां तक कि फिल्म के सेट पर भी ये दोनों तब आते थे जब इन्हें पता चल जाता था कि दूसरा एक्टर फिल्म के सेट पर आ गया है, और इस तरह से एक दूसरे की देखा देखी करने की वजह से कई बार फिल्म की शूटिंग डिले भी हुई है। यहाँ तक कि फिल्म के सेट पर इन दोनों से डायरेक्टर ब्रिज सदाना भी इतने परेशान हो गए थे कि एक बार तो उन्होंने अपना सिर तक पकड़ लिया था
और एक समय तो उनके दिमाग में ये ख्याल आने लगा था कि फिल्म को बीच में ही बंद कर दें। कहां से कहां उन्होंने इन दोनों ही एक्टर को अपनी फिल्म में साइन कर लिया है। जहां तक कि पहले फिल्म में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा इन दोनों की ही अपोजिट एक एक एक्ट्रेस रखी गई थीं। जहां विनोद खन्ना के अपोजिट इसमें जीनत अमान नजर आने वाली थीं, तो शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट रीना रॉय को साइन किया गया था। लेकिन बाद में डायरेक्टर ब्रिज सदाना ने इसको लव ट्रायंगल दिखाने के लिए रीना रॉय के रोल को कट कर दिया था। और अब जो फाइनल कहानी थी उसमें विनोद खन्ना के अपोजिट तो जीनत अमान नजर आने वाली थीं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट कोई भी एक्ट्रेस नहीं थी। और जब ये बात शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली कि विनोद खन्ना के अपोजिट इसमें जीनत अमान है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट कोई भी हीरोइन नहीं है, और इसके बाद तो शत्रुघ्न सिन्हा बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने ब्रिज सदाना से कहा कि वो इसमें तभी काम करेंगे जब फिल्म के क्लाइमैक्स में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में भी किसी हीरोइन को रखा जाएगा, नहीं तो वो इसमें काम नहीं करेंगे। और उस समय विनोद खन्ना के साथ में चल रहे अपने ईगो प्रॉब्लम की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि फिल्म के क्लाइमैक्स में जीनत अमान विनोद खन्ना के पास चली जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिर क्या किया होगा। उन्होंने ब्रिज सदाना से बोलकर जीनत अमान के जैसे ही दिखने वाली डुप्लीकेट को साइन किया था, जो क्लाइमैक्स में शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट होती हैं। और उस समय शत्रुघ्न सिन्हा की ये बात ब्रिज सदाना को माननी भी पड़ी थी और क्लाइमैक्स में हमें दो जीनत अमान नजर आती हैं। हालांकि क्लाइमैक्स में ये सारी चीजें देखने के बाद तो ऑडियंस ने भी अपना सिर पकड़ लिया था कि आखिर ये क्या हो रहा है। खैर उस समय जैसे तैसे बॉम्बे 405 मील फिल्म कंप्लीट हुई, लेकिन इसके बाद में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा हमें किसी भी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे फिल्म बॉम्बे 405 मील की वजह से 3 लोगों की जान चली गई थी और आज ये फिल्म बॉलीवुड की काफी मनहूस फिल्मों में गिनी जाती है। वैसे इस पूरी फिल्म में हमें कई जगह पर विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के कई खतरनाक एक्शन सीन देखने के लिए मिलते हैं। फिर चाहे बाइक को उबड़ खाबड़ रास्तों पर इतनी तेज रफ्तार से चलाना हो या फिर चलती हुई मालगाड़ी के बगल में इस बाइक को ऐसे चलाना हो और इस तेज रफ्तार से दौड़ती हुई बाइक को छोड़कर इन दोनों का इस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ना हो। एक्चुअली आपको बता दें तो ये सारे हाई ऑक्टेन एक्शन सीन विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा ने नहीं बल्कि इन दोनों के डुप्लीकेट्स ने किए थे। जहां तक कि इस बाइक दौड़ाने वाले सीन में अगर आप पॉज करके कई जगह पर नोटिस भी करेंगे तो इन दोनों के डुप्लीकेट्स के चेहरे हमें साफ साफ नजर भी आते हैं। बस बाइक के कुछ क्लोजअप शॉट विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा ने ये स्टूडियो में शूट किए थे और वाकई में उस समय ये सारे सीन इस चलती हुई मालगाड़ी में मुंबई पुणे ट्रैक पर शूट किए गए थे, जिसके लिए बाकायदा उस समय रेलवे से परमिशन ली गई थी और इस पूरी मालगाड़ी को किराए से लिया गया था। विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के कुछ ऐसे ही खतरनाक एक्शन सीन हमें इसके क्लाइमैक्स में भी देखने के लिए मिलते हैं, जहां भी उछल उछल कर ये दोनों जो गुंडों को मारते हैं ये विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बल्कि इन दोनों के ही डुप्लीकेट्स हैं। उस समय इसका क्लाइमैक्स सीन मुंबई के कमालिस्तान स्टूडियो में शूट किया जा रहा था और ये पूरा सेट तैयार किया गया था। इसके क्लाइमैक्स सीन में हमें काफी बम फटते हुए नजर आते हैं और ये जो आग निकल रही है ये बिल्कुल रियल थी। और उस समय इसके क्लाइमैक्स में इसी असली आग की वजह से एक स्टंटमैन खत्म हो गया था। हुआ कुछ ऐसा था कि उस समय कमालिस्तान स्टूडियो में ये पूरा सेट तैयार किया गया था और स्टंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर आज के जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के पिता MB शेट्टी काम कर रहे थे, जिन्होंने 60s और 70s की कई फिल्मों में स्टंटमैन के तौर पर काम किया है और बाद में आगे चलकर कई फिल्मों में स्टंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम किया है। और MB शेट्टी को आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा, जिनमें पत्थर और पायल, हम सब चोर हैं, कालीचरण, त्रिशूल और अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन में तो आपने उन्हें जरूर नोटिस किया होगा। तो उस समय MB शेट्टी बॉम्बे 405 मील फिल्म के लिए भी स्टंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे थे और वो हमें इसके क्लाइमैक्स फाइट वाले सीन में थोड़ी देर के लिए नजर भी आए हैं, जहां इसके क्लाइमैक्स में वो विनोद खन्ना से मार खाते हैं। तो जब इसका ये क्लाइमैक्स सीन शूट हो रहा था, MB शेट्टी फिल्म के सेट पर मौजूद थे। उस दिन फिल्म के सेट पर ना तो विनोद खन्ना मौजूद थे और ना ही शत्रुघ्न सिन्हा थे और इन दोनों के डुप्लीकेट्स के साथ में ये सीन शूट हो रहा था। उस दिन फिल्म की शूटिंग देखने के लिए काफी पब्लिक फिल्म के सेट पर आई हुई थी और सेट पर काफी चहल पहल थी। उस दिन शत्रुघ्न सिन्हा के स्टंट डबल, जिनका नाम मंसूर है, और वो उस समय शत्रुघ्न सिन्हा के सारे स्टंट सीन परफॉर्म कर रहे थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा के बॉडी डबल के साथ में उस दिन एक बड़ा ही खतरनाक एक्शन सीन शूट होने वाला था, जिस एक्शन सीन में एक ब्लास्ट होता है और उनके बॉडी डबल को ब्लास्ट के पहले जंप लगानी थी। इसके लिए MB शेट्टी ने सारी तैयारियां कर ली थीं और उस समय सुरक्षा के जितने इंतजाम हो सकते थे वो भी उन्होंने कर लिए थे। कैमरामैन इस सीन को शूट करने के लिए तैयार था और MB शेट्टी ने उसको एक जगह पर प्लेस कर दिया था और इसके दूसरी तरफ उन्होंने ब्लास्ट करने वाले को रखा हुआ था कि जब MB शेट्टी उसको इशारा करेंगे तो वो ब्लास्ट करेगा।
उस समय सीन को स्टार्ट करने के पहले एमबी शेट्टी ने कैमरामैन, ब्लास्ट करने वाले और शत्रुघ्न सिन्हा के बॉडी डबल मंसूर को अपने पास में बुलाया कि वो जैसे ही कैमरा वाले को इशारा करेंगे वो अपना कैमरा चालू कर देगा। इसके बाद में वो मंसूर को इशारा करेंगे और मंसूर वहां से छलांग लगाने लगेगा और उसके छलांग लगाते ही वो ब्लास्ट वाले को इशारा करेंगे तो ब्लास्ट करने वाला तुरंत ब्लास्ट कर देगा। इन तीनों को ये सारी बातें समझाकर एमबी शेट्टी अपनी जगह पर आए, लेकिन वहां पर पब्लिक इतनी ज्यादा थी, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कब कैमरे वाले और ब्लास्ट करने वाले की पोजीशन चेंज हो गई एमबी शेट्टी को ये पता ही नहीं चला और उन्होंने प्लान के मुताबिक सबसे पहले कैमरा चालू करने के लिए कैमरामैन को ही इशारा किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कैमरामैन और ब्लास्ट करने वाले की पोजीशन बदल गई है और वो कैमरा वाले को नहीं बल्कि ब्लास्ट करने वाले को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और मंसूर वहां पर खड़े हुए थे और एमबी शेट्टी के इशारे का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एमबी शेट्टी ने जैसे ही ये इशारा ब्लास्ट करने वाले को किया तो उसने इशारा पाकर तुरंत ब्लास्ट कर दिया और तब तक कैमरा भी चालू नहीं हो पाया और मंसूर आग में बुरी तरह से झुलस गए। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थीं कि वहां पर मंसूर को बचाने की और आग बुझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और उन्होंने सेट पर ही दम तोड़ दिया। और ये देखने के बाद एमबी शेट्टी को मानो एक बहुत बड़ा झटका लगा। उस समय एमबी शेट्टी ये सोचने लगे थे कि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक स्टंटमैन की मृत्यु हो गई है। उस समय सेट पर अफरा तफरी मच गई और एमबी शेट्टी एक कोने में खड़े होकर बुरी तरह से रो रहे थे, क्योंकि उस समय एमबी शेट्टी की सारे स्टंटमैन बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और एमबी शेट्टी से ऐसी गलती होगी इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उस समय हुए इस हादसे की वजह से एमबी शेट्टी इतने तनाव में आ गए कि उन्होंने और बाकी फिल्मों में काम तक नहीं किया और सुबह शाम उनके दिमाग में बस यही चलता रहता था कि उनकी वजह से उस स्टंटमैन की मृत्यु हुई है। और इसके बाद एमबी शेट्टी ने इतनी शराब पीना शुरू कर दिया था कि सुबह शाम दिन रात वो बस शराब के नशे में ही डूबे रहते थे। हालांकि उस समय एमबी शेट्टी को कई लोगों ने ये समझाने की कोशिश की कि फिल्म के सेट पर ऐसे हादसे होते ही रहते हैं और इसमें एमबी शेट्टी की गलती नहीं है, उनकी मात्र एक गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन उस समय एमबी शेट्टी इतने ज्यादा टूट चुके थे, ये बात उनके दिल पर इतनी गहरी लग चुकी थी कि इस घटना के लगभग 2 साल बाद ही 1982 में एमबी शेट्टी की भी मृत्यु हो गई थी। उस समय रोहित शेट्टी लगभग 8 साल के थे और उन्होंने बताया कि एमबी शेट्टी को हमेशा ये गिल्ट रहा कि उनकी वजह से यह हादसा हुआ है। खैर, जिस दिन फिल्म के सेट पर यह हादसा हुआ उस दिन फिल्म के सेट पर ना तो विनोद खन्ना और ना ही शत्रुघ्न सिन्हा मौजूद थे। लेकिन जब शत्रुघ्न सिन्हा को इसके बारे में पता चला तो शत्रुघ्न सिन्हा तुरंत मंसूर के परिवार से मिलने गए। यहाँ तक कि विनोद खन्ना ने मंसूर के परिवार के भरण पोषण का उस समय पूरा खर्च भी उठाया था। मतलब विनोद खन्ना देखने में जितने स्मार्ट और हैंडसम थे उतने ही नेकदिल इंसान भी थे। खैर, ये सारी चीजें हुई और फिल्म फाइनली रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। हालांकि एक फिल्म में मास मसाला फिल्म के जितने भी एलिमेंट होने चाहिए थे वो सारे इसमें रखे गए थे, लेकिन फिर भी ये फिल्म नहीं चल पाई थी। ये अलग बात है कि आगे चलकर कई सालों बाद लोगों ने ये फिल्म देखी और फिल्म को काफी पसंद किया, लेकिन उस समय फिल्म को भारी नुकसान हुआ। स्टंटमैन मंसूर की मृत्यु हो गई और एमबी शेट्टी तनाव में चले गए। इसमें लगे घाटे के बाद भी ब्रिज सदाना ने आगे चलकर तकदीर और मर्दों वाली बात जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया, लेकिन ये फिल्में भी नहीं चल पाईं। और देखते ही देखते ब्रिज सदाना बुरी तरह से कर्ज में डूब गए। वो बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगे और दिवालिया हो गए। ब्रिज सदाना उस समय बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करने लगे थे और उस समय ब्रिज सदाना अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो गए कि साल 1990 में उनके बेटे कमल सदाना की घर पर बर्थडे पार्टी रखी गई थी। 21 अक्टूबर का दिन था। घर पर बहुत सारी सजावट की गई थी और सब लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे कि उनके आने के बाद में सारे लोग केक कट करेंगे। कमल सदाना उस दिन अपने रूम में ऊपर थे और नीचे जब उनके पिता आए तो उनकी माँ के साथ में उनकी काफी बहस होने लगी और कमल सदाना ने अचानक से नीचे से बंदूक चलने की 2 आवाजें सुनी। और जब कमल सदाना सीढ़ियों से नीचे आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता ने उनकी मां को गोली मार दी है और उनकी बहन को भी गोली मार दी है। यहाँ तक कि कमल जब नीचे आए तो उनके पिता ने उनको देखकर भी उनके ऊपर फायर किया, लेकिन वो फायर मिस हो गया और कमल सदाना अपने बर्थडे के दिन अपने घर पर यह भयानक मंजर देखने के बाद तुरंत बेहोश हो गए। और उस समय कमल सदाना के पिता ब्रिज सदाना ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी के ऊपर गोली चलाने के बाद अपने आप के ऊपर भी गोली चला ली और इस हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। कमल सदाना को हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया गया और केवल कमल सदाना बस बचे। और कमल सदाना को इस हादसे से उबरने में लगभग 1 से 2 साल लग गए और आगे चलकर उन्होंने काजोल के साथ में फिल्म बेखुदी से अपना डेब्यू किया था। और आज भी 21 अक्टूबर को कमल सदाना का जब बर्थडे आता है तो उन्हें उस काले दिन की याद आ जाती है। तो उस समय फिल्म बॉम्बे 405 मील की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हुई, स्टंटमैन मंसूर की, एमबी शेट्टी की और ब्रिज सदाना की भी।
और इसी वजह से ये फिल्म आज बॉलीवुड की कुछ मनहूस फिल्मों में गिनी जाती है। इसमें विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा इन दोनों के ही किरदारों के नाम रखे गए थे, किशन और कन्हैया। और आगे चलकर इसके लगभग 10 साल बाद राकेश रोशन ने किशन कन्हैया के नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिसमें हमें अनिल कपूर डबल रोल में नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म बॉम्बे 405 मील में हमें फिल्म शोले की कई चीजें देखने के लिए मिलती हैं। एक तो इसमें हमें मेन विलेन के तौर पर अमजद खान नजर आए थे, जो शोले में भी नजर आए थे, और फिल्म बॉम्बे 405 मील में भी हमें फिल्म शोले के गब्बर जैसी उनकी हंसी सुनने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर आप इसमें शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा पहने गए कॉस्ट्यूम्स को नोटिस करेंगे तो ये काफी हद तक फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन के द्वारा पहने गए कपड़ों के जैसे ही हैं। यहाँ तक कि कई जगह पर तो इनका कलर भी बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ तक कि इसका एक सीन और था जो भी बिल्कुल फिल्म शोले के जैसा ही था, जिस सीन में शत्रुघ्न सिन्हा अमजद खान के पैरों में गिरते हैं और बंदूक उठाकर उनके सिर के ऊपर ही तान देते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा ही सीन हमें शोले में भी देखने के लिए मिला था, जब अमिताभ बच्चन अमजद खान के पैरों में गिरते हैं और उनकी आंखों में धूल झोंककर बंदूक उठा लेते हैं। इसके अलावा इसके कुछ सीन में हमें अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनने के लिए मिलता है, जो भी कल्याण जी और आनंद जी ने ही कंपोज किया था और इसको उन्होंने इसमें भी यूज किया था। ओवरऑल मुझे ये फिल्म उस समय काफी पसंद आई थी और ये मुझे काफी एंटरटेनिंग लगी थी। आप लोगों को फिल्म बॉम्बे 405 मील कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय थिएटर में देखा हो तो हमें थिएटर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।